बोट एक ऐसा ब्रांड है तो कुछ सालों में लिटरली हर जगह दिखाए। आप टीवी खोल के देखो तो बोट के एड्स, आईपीएल देखो तो टीम जर्सीज पे बोट की लोगो, एंड शार्क टैंक पे देखो तो अमन गुप्ता की प्रेजेंस ने बोट की मार्केट वैल्यू को बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई किया। अमन गुप्ता इज अनडेनिएबली नोन एज एक्सीलेंट मार्केटिंग माइंड। उन्होंने कमोडिटी प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल एंड कूल फैक्टर देके एक ब्रांड बना दिया। बट आज हम साथ मिलके इस ब्रांड का एक बिजनेस ऑडिट करेंगे। हम सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट, यूनिट इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। टू अंडरस्टैंड वेयर बोट इज टुडे, लेट्स रिवाइंड टू द बिगिनिंग। द ईयर वाज 2013 जब पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग रजिस्टर हुई थी, एंड फाइनली 2015 के अंदर बोट ने ऑफिशियली लॉन्च करा। इनका टाइमिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उस समय मार्केट का लैंडस्केप बहुत ही पोलराइज था। एक तरफ पे हाई एंड ब्रांड्स थे जैसे एप्पल, जेबीएल एंड मार्शल डोमिनेट कर रहे थे, एंड दूसरी तरफ लो एंड मार्केट प्रोडक्ट्स थे जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स थे जो पुअर क्वालिटी एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे। बोट ने मैसिव वाइट स्पेस देखा। उन्होंने देखा कि या तो बहुत प्रीमियम सेगमेंट है या बहुत नीचे का सेगमेंट है, तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली अपने आप को बीच में प्लेस कर दिया। उन्होंने डिसेंट ऑडियो क्वालिटी दी एंड 499 से लेकर 999 तक के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा एंड लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। Then came the year 2020, the COVID pandemic. Suddenly, everyone was working from home. Zoom meeting, team meeting, content absorption और बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वेबल का मार्केट रातों रात बढ़ गया। बोट ने मार्केट में ऑलरेडी aggressively स्पेंड कर रहा था, बट अब उसकी पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई। अब उसको एक मैसिव स्केल मिला। The data shows that during this peak, Boat captured a massive 23.9% market share in the wearable category, and year-over-year segment के अंदर उनका market share बन गया 37.5%। एक homegrown brand के लिए इतना market share achieve करना was unimaginable. It looked like an unstoppable growth story. But इस massive scale के पीछे एक fundamental flaw था, their supply chain board। Boat अपनी core technology या product खुद manufacture या innovate नहीं करता था। Initial years में 90% सामान बोट का चाइना से इंपोर्ट होता था। वो वहां से प्रोडक्ट सोर्स करते थे, अपनी ब्रांडिंग एंड लोगो लगाते थे एंड व्हाइट लेबलिंग के थ्रू इसको मार्केट में बेचते थे। अब आप पूछोगे अगर बोट ऐसा कर रही है तो उसका प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपनीज चाइना में बोट के लिए ईयरबड्स बना रही है, वही सेम कंपनी नॉइज के लिए या फायरबोल्ट के लिए भी प्रोडक्ट्स बना रही है। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बोट के पास कोई प्रोप्राइटरी टेक नहीं था। Brands like Noise and Firebolt became aggressively competitive. जो ईयरबड्स बोट 999 के बेच रहा था, कॉम्पिटिटर वही सेम क्वालिटी विद सेम बैटरी लाइफ 799 के बेच रहा था। सिर्फ बॉक्स पे लोगो एंड नाम का ही फर्क था। टू काउंटर दिस, बोट ने हेवीली मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब आप सिर्फ प्राइस पे खेल रहे होते हो ना, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये चीज आप समझेंगे नंबर से। फाइनेंशियल ईयर 2024 बोर्ड ने जनरेट करा मैसिव रेवेन्यू ऑफ 3122 करोड़। लेकिन डिस्पाइट दिस ह्यूज रेवेन्यू ऑफ टॉप लाइन, कंपनी ने 79 करोड़ का लॉस इनकर करा। उनका मार्केटिंग स्पेंड था 365 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने एक्चुअली 60 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उनका रेवेन्यू गिर के हो गया था 3097 करोड़ रुपीस। उनका एड स्पेंड भी बढ़ गया था टू 389 करोड़। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ मैसिव अंतर नहीं आ रहा था, एंड जो प्रॉफिट हुआ वो भी कॉस्ट कटिंग की वजह से हुआ। द लर्निंग इज वेरी ब्रूटल बट वेरी वेरी सिंपल। जब आप प्राइस पे खेलते हो और प्रोडक्ट में जीरो डिफरेंशिएशन होता है, देन आपको कभी ना कभी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक सस्टेनेबल टेक बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिकॉल वैल्यू चाहिए होती है, and let's understand the recall value and the switching cost. Apple या Samsung जैसी कंपनीज एक इकोसिस्टम बिल्ड करती हैं। अगर आप उनके ईयरपॉड्स खरीदते हो तो आपको आईफोन के साथ या मैक के साथ वो सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कनेक्टेड इकोसिस्टम। एक बार यूजर इस इकोसिस्टम के अंदर घुस गया तो उसको स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 3000 crores, बोर्ड का R&D स्पेंड was just 1%, which was approximately 30 crores। सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से और एग्रेसिव परफॉर्मेंस मार्केटिंग से गेम नहीं चल सकता। ये स्ट्रैटेजी शुरू में कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अच्छी है, पर सस्टेनेबल ग्रोथ इससे नहीं हो सकती है। जब फंडामेंटल्स वीक होते हैं तो उसका इम्पैक्ट टॉप लीडरशिप पे पड़ता है। रिसेंटली बोर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ मैसिव शिफ्ट्स हुए हैं।
एंड इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अपने 1500 करोड़ के आईपीओ फाइल करने से ठीक 29 दिन पहले अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपने एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशन रोल से स्टेप डाउन कर लिया। अमन गुप्ता इज नाउ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड गौरव नायर को नया सीईओ बनाया गया। अली कंपनी इसको प्रोफेशनलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम दे रही है, बट फाउंडर्स का 29 दिन पहले स्टेप डाउन करना फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज हाईली डिबेटेबल। So what is the ultimate business takeaway from this board case study? एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ कूल एड्स या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स काफी नहीं है। You need absolute product differentiation, a clear USP, unique selling proposition और business defensibility। अर्ली स्टेज में तो आप स्टार्टअप फेज में हो तो वाइट लेबलिंग करके अग्रेसिवली मार्केट में एक्सपैंड करना इज अंडरस्टैंडेबल। शायद डे वन पे आप R&D में भी खर्चा ना कर पाओ, बट इन द लॉन्ग रन वही कंपनी सर्वाइव करेगी या डोमिनेट करेगी जिसने अपने हार्डवेयर ऑफिस स्टैक को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करा। आपने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे नीश कंपनी सुनी होंगी, पर ये कंपनी सक्सेसफुल इसीलिए है बिकॉज दे इन्वेस्ट हेवीली इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत ही ब्रिलियंट मार्केटिंग केस स्टडी जरूर है, but the real question is, can a hardware brand survive the next decade without actually building a better hardware? Let me know your thoughts in the comment section below, and I will see you in the next video.